ठीक है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने एग्री अब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की हमारी जो वर्तमान में यूनिट चल रही है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी का एक पार्ट हमने कल फिनिश कर दिया था, छोटा सा पार्ट था। आज का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा ट्रांसक्रिप्शन, वाष्पोत्सर्जन। लेकिन उससे भूतपूर्व 2-4 क्वेश्चन जो थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा उनके ऊपर मैं। हमने कल 2 चीज़ों का अध्ययन किया। पहला क्या था? विसरण दाब न्यूनता। कन्फर्म है बेटा? विसरण दाब न्यूनता का मतलब क्या है? डीपीडी। डीपीडी के लिए फॉर्मूला क्या तैयार किया था हमने? डीपीडी इजकल टू ओपी माइनस टीपी। यही था बेटा। डीपीडी का मतलब विसरण दाब न्यूनता, ओपी का मतलब क्या बोला है बेटा? प्रासरण दाब, और इसका मतलब क्या था? स्फीत दाब। टीपी लगभग किसके बराबर होती है? डब्ल्यूपी के। डब्ल्यूपी यहाँ पे क्या है? क्या है बेटा? भित्ति दाब। कन्फर्म है बेटा? विसरण दाब न्यूनता है। यदि अपन बात करें, किसकी बात करें बेटा? जल विभव की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वाटर पोटेंशियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल कहते हैं। जल विभव, जल विभव का मात्रक क्या था? साई। सूत्र क्या था इसका? साई ओमेगा बराबर साई साई पी। इसमें माइनस है, ये प्लस है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमने बोला प्रासरणदार ओपी को, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? ओपी किसके बराबर होता है? साई एस के। और टीपी किसके बराबर होता है? साई पी के। यही बोलेंगे। प्रासरण दाब का मान हमेशा कैसा होता है? कैसा होता है? प्रासरण विभव का मान हमेशा कैसा होता है? ये क्या है बेटा? प्रासरण विभव का मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है बेटा? याद रखोगे। और दोनों में यदि क्वेश्चन पूछ ले, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रासरण दाब का और प्रासरण विभव का मान क्या होता है? इसका मान भी होता है 1, इसका मान भी होता है 1। फर्क कहां आएगा? क्वेश्चन क्या आता है? प्रासरण दाब और प्रासरण विभव का मान कितना होता है? 1। फर्क ये है कि प्रासरण दाब का मान होता है +1 और प्रासरण विभव का मान होता है -1। याद रखोगे? याद रखोगे इस चीज को कि इसका मान मिलेगा +1, इसका मान मिलेगा, सॉरी, इसको बोलेंगे -1 मिलेगा। ये कन्फर्मली याद रख लेना, भूलना मत। दूसरी बात, यदि ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास में कि जल का, कौन सा जल? विलायक का। कौन सा विलायक? शुद्ध जल का जल विभव का मान कितना होता है? जल विभव पूछ रहा हूं मैं। क्या पूछ रहा हूं? जल विभव। ये चीज किसकी पूछ रहा हूं मैं? शुद्ध जल की पूछ रहा हूं। किसकी पूछ रहा हूं बेटा मैं? शुद्ध जल की पूछ रहा हूं। शुद्ध जल का प्रासरण दाब नहीं पूछ रहा, जल विभव पूछ रहा हूं। शुद्ध जल का जल विभव, शुद्ध जल का जल विभव का मान हमेशा क्या होता है बेटा? 0। क्या होता है बेटा? 0। नोट कर लेना, ये डेस्क कॉपी के ऊपर लिख लेना कि शुद्ध जल अथवा विलायक का, शुद्ध जल को अपने दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। शुद्ध जल अथवा विलायक का जल विभव का मान सर्वदा 0 होता है। नंबर 2 पे कथन क्या लिखवाया?
कि यदि प्रासरण दाब क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए लिखो प्रासरण दाब, कौन सी परिभाषा लिखोगे आप? अरे कौन सी समीकरण लिखोगे? ये वाली समीकरण लिखोगे आप, ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी का मान लिखोगे आप। कन्फर्म हुआ? यहां ओपी को क्या बोला गया है? प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण दाब को प्रासरण विभव कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। यहां मान क्या मिलेगा आपको? धनात्मक अवस्था में मिलेगा। कौन सी अवस्था में मिलेगा? धनात्मक में। जबकि जल विभव का मान, सॉरी इसका प्रासरण विभव का मान हमेशा कैसा मिलेगा आपको? ऋणात्मक मिलेगा। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जल विभव और प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण विभव, प्रासरण दाब, प्रासरण विभव, दोनों का मान एक होता है। फर्क क्या है? प्रासरण दाब का मान +1 होता है, प्रासरण विभव का मान -1 होता है। याद रहेगा। अगली बात, जल का, शुद्ध जल का, विलायक का, जल विभव का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? अरे 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ये लिखा पड़ा सामने आपके पास में। हाँ 1 होता है, 0 मान होता है इसका, ये बात ध्यान रखिएगा। कन्फर्म हुआ? चलो अगले पेज के ऊपर आगे देखें। कल मैं एक समीकरण लिख रहा हूं यहां पे मैं, ओपी, एक मिनट, डीपीडी बराबर ओपी। कन्फर्म? डीपीडी बराबर यदि ओपी लिखा हो तो बताओ कोशिका श्लथ है या फुली हुई है? श्लथ है। क्या लिखेंगे? श्लथ कोशिका है ये। श्लथ का मतलब क्या होता है? सिकुड़ी हुई कोशिका है ये। सिकुड़ी हुई कोशिका है ये। क्यों सिकुड़ी हुई है? क्योंकि यहां पे किसी भी प्रकार का टीपी या डब्ल्यूपी वो क्या है? शून्य है। मतलब भित्ति दाब कोशिका के ऊपर लग ही नहीं रहा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा? डीपीडी के बराबर होगा। ये आ गया श्लथ या सिकुड़ी हुई कोशिका के अंदर। और जो फुली हुई कोशिका है उसके अंदर क्या रहेगा? डीपीडी बराबर, डीपीडी बराबर ठीक जनाब, क्लियर हो रहा है? निकाल सकते हो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, जितनी मात्रा दी होगी उसमें से टीपी बार निकाल देना, जो आंसर आएगा वो डब्ल्यूपीडी का आंसर आ जाएगा। कन्फर्म हुआ बेटा? चलो अगले पेज के ऊपर। ये थे कल के कुछ शॉर्ट नोट जो पेपर में आ सकते हैं। बेसिकली अगर अपने बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, अरे 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? डीपीडी बराबर 0, डीपीडी बराबर 0 अपने आप ही आएगा, इसमें से निकालेगा मात्रा। अरे डीपीडी बराबर 0 कब आएगी? जब दो चीजों में से उसका रेशियो निकालोगे आप। इसकी मात्रा मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने कल की वीडियो में बोला था, दोनों की मात्रा दी जाएगी क्वेश्चन के ऊपर। वो क्वेश्चन आज के पेपर नहीं, रविवार के पेपर वाले दिन आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है? आगे सुनो ध्यान से। अभी क्वेश्चन बुला दिया यार तुमने, क्या बोल रहा था मैं? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। मैं कहने का मतलब ये बोल रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, समझ जाना। जल विभव के लिए चीजें बोलोगे। जल विभव शुद्ध जल के लिए क्या होता है? 0 होता है। विलय और विलयन के लिए 0 नहीं होता। हाँ, मान जो होंगे वो ऋणात्मक में आएंगे। मान जो होंगे वो, उनका जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक में आंसर आएगा। जबकि यदि मैं प्रासरण दाब के लिए बोल दूं, विसरण दाब न्यूनता के लिए बोल दूं, जितने आंसर निकलेंगे वो धनात्मक में आएंगे। +2, +3, +4, +5, +6 क्या है? विसरण दाब न्यूनता। -1, -2, -3, -4, -5 क्या है? जल विभव। क्या बोलेंगे? जल विभव में आंसर जाएंगे। बस ये चीज बता रहा हूं, अपने आप करना। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसक्रिप्शन। क्या है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए आगे वाष्पोत्सर्जन का सिस्टम होता कैसे है, क्या चीज है ये? एक पादप है, ये प्लांट है, ये इसकी नीचे रूट्स हैं बेटा, सोयल हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनके ऊपर क्या पाई जा रही है बेटा? लीफ पाई जा रही है बेटा। अब क्या हो रहा है? जड़ें लगातार क्या कर रही हैं बेटा? क्या कर रही हैं बेटा?
जल का अवशोषण कर रही हैं। कौन सी संरचना भाग काम आ रही है? कौन सी संरचनाएं काम आ रही है? जाइलम भाग ले रहा है। जल अवशोषण में कौन भाग लेगा? हम बोलेंगे जड़ मूल अथवा मूल रोम भाग लेंगे। बेटा ले लिया, मूल अथवा मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिस प्रक्रिया में जाइलम मुख्य रूप से भाग लेता है। अब ये जल जो इसके अंदर गया है, यहां अंदर जा रहा है जल, जो यहां संपूर्ण भागों में कौन फैलाएगा? कौन सी प्रक्रिया फैलाएगी? कौन सी प्रक्रिया फैलाएगी? रसारोहण। क्या बेटा? रसारोहण। तो पहली प्रक्रिया हमारी क्या थी? 1 नंबर जल अवशोषण, 2 नंबर रसारोहण। क्या पानी सीधे ही पहुंच जाएगा क्या पाइप के अंदर? पानी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व घुलकर घुलित अवस्था में जब पादप के अंदर पहुंचते हैं, जड़ों के द्वारा, लगातार जड़ों के द्वारा कौन सा दाब लग रहा है? बोलेंगे मूल दाब। क्या लग रहा है बेटा? यहाँ पे जड़ों में कौन सा दाब लग रहा है? मूल दाब। क्या मूल दाब कभी लगता है, कभी रुक जाता है? ऐसा होता है? नहीं। जड़ें लगातार जल का अवशोषण करती हैं। जड़ें जब लगातार जल का अवशोषण करेंगी, जड़ों के ऊपर एक दाब लगेगा जिसे बोलेंगे मूल दाब। मूल दाब की वजह से जल कहां चढ़ रहा है बेटा? पादप में ऊपर की ओर चढ़ता है। जब ऊपर की ओर चढ़ेगा, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ इसमें मिले हुए होंगे, लवण मिले हुए होंगे, इनको बोलेंगे रस के रूप में रोहण करना, रस के रूप में आरोहण करना। संपूर्ण पादप में जो जितना भी जो जल है, जल के अंश विभिन्न प्रकार के लवणों सहित पूरे पादप में विस्तृत होता है। इसको बोलते हैं रसारोहण, रस के रूप में आरोहण करना। क्लियर जा रहा है बेटा ये? अब ये जल धीरे 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 कहां पहुंच रहा है बेटा? इस पत्ती में पहुंच रहा है। और पत्ती के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? छोटे 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 रंध्र पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं बेटा? रंध्र पाए जा रहे हैं। पत्ती की बाहरी और निचली अधिचर्म के ऊपर रंध्र पाए जा रहे हैं। इस जल का इन रंध्रों के द्वारा कहां मुक्त हो रहे हैं बेटा? ये कहां मुक्त हो रहे हैं? ये वायुमंडल के अंदर बेटा क्या हो रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे बेटा? वाष्पोत्सर्जन। जल का बूंदों के रूप में बोल देंगे बिंदु स्त्रावण, कटे हुए भाग के द्वारा रस के रूप में बोलेंगे रस स्त्रावण। कहने का मतलब संपूर्ण जड़ों द्वारा अवशोषित जो पदार्थ है, चाहे वो घुले हुए पदार्थ हैं, चाहे वो शुद्ध बूंदों के रूप में है, वो पादप के वायवीय भागों से वायुमंडल में मुक्त हो जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन का होना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मूल दाब। कौन जिम्मेदार है? मूल दाब। वाष्पोत्सर्जन की स्थिति जो प्रक्रिया हो रही है, इसके द्वारा एक प्रकार से जल का अंश जो होता है, जल की जो मात्रा होती है, वो पादप के वायवीय भागों से मुक्त होकर वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। अब 2 सिस्टम है। एक तो ये आवश्यक रूप से होने वाली बुराई है। क्यों? क्योंकि पानी का लॉस हो रहा है, पानी की हानि हो रही है। अब ये इसको आवश्यक रूप से होने वाली बुराई क्यों बोला गया? बुराई इसलिए बोला गया ताकि जल की हानि हो रही है, पादप से पानी का लॉस हो रहा है। आवश्यक इसलिए बोला गया ताकि इस जल के द्वारा पादप के अंदर शीतलता, ठंडकता रहती है। पादप जो होता है वो विभिन्न प्रकार के वायवीय CO2 और O2, ऑक्सीजन और CO2 का आयन विनिमय करता रहता है। लगातार साइक्लिक रूप से ये चलती रहती है। चीजें वायुमंडल में मुक्त हुई, वायु से कहां आई? मृदा में आई, मृदा से फिर पादप में गई, पादप से फिर वायुमंडल में मुक्त हुई। ये सर्कल चलता रहता है। क्वेश्चन आता है कि अगर ये सर्कल रुक जाए, पादप में जीर्णता आ जाएगी, पादप की समस्त क्रियाविधियां क्या हो जाएंगी बेटा? नष्ट हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ऐसे पादप कभी भी उच्चतम या अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएंगे। ठीक है? पेड़ों के नीचे जब आप बैठते हो, आपको शीतल ठंडी हवा महसूस होती है। उसका कारण क्या है? ये कारण है। ठीक है? पादप अगर लगातार जड़ का अवशोषण कर रहे हैं, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कर रहे हैं, लेकिन पादप के वायवीय भागों से ये जल बाहर नहीं निकल रहा, तो एक बार पादप में कौन सी स्थिति पैदा हो जाएगी? बोलेंगे जलाक्रांत। क्या हो जाएगा? जलाक्रांत की स्थिति हो जाएगी। रुका हुआ जो पानी होता है, अक्सर देखा होगा आपने नरमे के अंदर, आजकल जो खेती बाड़ी चल रही है उसमें यदि ज्यादा बारिश हो जाए और पानी का निकासी न हो, 5-4 दिन तक अगर पानी रुका हुआ रह गया, तो क्या होगा बेटा? पादप जो होता है उसके नीचे क्या हो जाएगी? अवायवीय स्थितियां उत्पन्न होने लग जाएंगी और पादप मर जाएगा।
बात समझ में आई? गैसीय विनिमय जो होता है ये आवश्यक होता है, वायुमंडल में गैसीय विनिमय का होना बहुत जरूरी होता है, और जिसका कारण कौन होता है बेटा? कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये प्रक्रिया एक प्रकार से होने वाली आवश्यक है, लेकिन ये बीमारी भी है, ये एक प्रकार का दुर्गुण भी है, ये एक प्रकार की बुराई भी है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कर्टिस कुर्टिस बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं दी थी। हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी। देखिए वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा? पादप के वायवीय भागों द्वारा, पत्तियों के द्वारा। नोट्स तुम्हारे पास में सभी के पास में अवेलेबल हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज लिखवाऊंगा लिखते जाना। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है बेटा? ज्यादातर तो होती है पत्तियों के द्वारा, लीफ के द्वारा, लेकिन इसके अंदर पर्णवृंत, पुष्पवृंत और तने जो होते हैं वो आंशिक रूप से वो भी क्या करते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। किसी पादप के अंदर यदि आपने वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को मापना है कि ये कितना हो रहा है, किस लेवल से हो रहा है, तो इसके मापन के लिए अंदर कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करोगे? पोटोमीटर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? पोटोमीटर। और प्रासरण दाब मापी कौन सा था? ऑस्मोमीटर। कौन सा था? ये कौन सा है? पोटोमीटर। पोटोमीटर, पोटोमीटर, पोरोमीटर। पोटोमीटर मतलब पोर्स, रंध्र, रंध्र की आकृति, रंध्र का आकार, रंध्र की कोशिकाओं की सक्रियता, रंध्र कितना खुला, कब बंद हुआ, इसका मापन कौन करेगा बेटा? पोटोमीटर। पोटोमीटर का आधार ये बनती हैं चीजें। ये कन्फर्म हुआ? आगे देखते हैं। पादपों में वायवीय भाग, वायवीय भाग कौन कौन से? जड़ को छोड़कर, जड़ को छोड़कर, जैसे पर्ण हो गया, तना हो गया, पर्णवृंत हो गया, पुष्पवृंत हो गया, कलिका होगी इत्यादि, सबके द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर की ओर त्यागने की जो प्रक्रिया, वेपराइज्ड होने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। फ्रिज के अंदर जब पानी का डोंगा रखते हो, पानी का भर के रख दिया, सुबह देखा तो बर्फ बीच में से उठी हुई होती है, कारण होती है कि नहीं होती? पक्का होती है। समुद्र के अंदर से जब जल वाष्प रूप में ऊपर की ओर उड़ता है तो क्या ये सीधे ही उड़ जाता है? जल वाष्प के लिए एक दाब की आवश्यकता होती है, और वो दाब पहले सारे समुद्र में एक जगह एकत्रित होता है। एक जगह क्या होता है? कंडेंस होता है एक जगह पे इस तरीके से। जब यूं आएगा फिर वहां से ऊपर उड़ेगा, वो क्या बनेगा? वो एक स्तंभ बनाएगा। गिलास से बह रही पानी की धारा लगातार बह रहा है, रुक रुक कर बह रहा है, दो माध्यम है, लगातार बह रहा है। तो पानी से बह रही धारा का संबंध किससे है? मृदा से है, गिलास से है, दोनों से नहीं, मृदा से या गिलास से? क्या आंसर भरोगे? पानी की धारा कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लास एंड लैंड। समझिए ध्यान से, मैंने गिलास को यूं पकड़ा, पानी चल रहा है नीचे, अब वो पानी की जो धारा है, जल स्तंभ है, वो किसके मध्य बना हुआ है? गिलास की और धरती के दोनों के मध्य बना हुआ है। अब तुम में सीएम तो बोलना गुरुजी हमारा गिलास तो आधा होता है, जल्दी खाली हो जाता है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन धारा तो है ना, स्तंभ तो है ना कहीं से कहीं। इसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में पादप एक स्तंभ का निर्माण करता है। जाइलम जब पानी लेके जाता है इसी को तो बोलते हैं। चलो मैं देसी भाषा में थोड़ा बताता हूँ। आसंजन बल और ससंजन बल पढ़ा हुआ है? कभी भी नहीं पढ़ा। तो बार में यहाँ पे करके क्या पूछड़ी लेने आए हो? यहाँ पे क्या करने आए हो? तुमने आसंजन और ससंजन बल नहीं पढ़ा। आसंजन बल और ससंजन बल जल किसके मध्य लगता है? ये जल के मध्य लगता है, जल के अणुओं के मध्य लगता है। और जहां से जल जा रहा है, सपोज करो कि ये एक पाइप है, ये पाइप है, इसके अंदर पानी चढ़ रहा है, तो पानी कहीं ना कहीं इस पाइप की भित्ति से टच तो कर ही रहा है। पाइप में पानी वैसे जाएगा, जाएगा ना। तो पानी के अंदर कौन से मॉलिक्यूल हैं? वाटर मॉलिक्यूल हैं। जल के अणुओं के बीच में लगने वाला बल और जल का जब भित्ति के साथ में टच करते हुए पानी ऊपर की ओर चढ़ाएगा, उसकी भित्ति के बीच में लगने वाले बल, ये कहलाते हैं आसंजन और ससंजन बल। क्या कहलाते हैं? इन दो बलों के द्वारा यदि ये दो बल ना हो तो जड़ें कभी भी पानी ऊपर लेके जा ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, ये इसकी कॉम्पोजिशंस होती हैं। तो ये चीजें इस वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में सक्रिय होंगी,
तभी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपूर्ण हो पाएगी। आजकल जब खेतों में जाते हो, घास कुल के पादप जितने भी जो हैं, मोनोकॉट फैमिलीज के जो प्लांट हैं, जब जाओगे तो उनकी पत्तियों के ऊपर जल बिंदुओं के रूप में बिंदु स्रावण की स्थिति में, कटे हुए भागों के बारे में रस के रूप में रस स्रावण की स्थिति में, और पत्तियों के किनारों पर क्या मिलेगा बेटा, ये वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल की जो हानि होती है, जो कि आवश्यक होती है, होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो पादपों के अंदर कभी भी प्रोडक्टिविटी यील्डिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा। हाँ जी, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन मापन पोटोमीटर प्रक्रिया ये कहलाती है। अब आते हैं कथन। अब ये जो दो कथन है ना, सारे पवाड़े इन्हीं के ही हैं। पहला कथन क्या कहता है, वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है। सुन लो, वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है। दो शब्द आ गए। अनिवार्य क्यों है? पादप की हेल्थ के लिए। अब तुम पीते जाओगे निकालोगे नहीं तो तुम्हारे अंदर बीमारी फैलेगी। खाते जाओ पीते जाओ, तुम्हें पसीना ही नहीं आता, ये भी तुम्हारी बीमारी है। जब हम खूब पानी पिएंगे, गर्मियों में हमें खूब पसीना आता है, तो अपशिष्ट पदार्थ हमारी त्वचा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। बच्चे खुचे बाथरूम के द्वारा निकल जाते हैं, और बच्चे खुचे उस माध्यम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बेटा। और बच्चा खुचा जो दिमाग का गंद होता है वो कभी बाहर नहीं निकलता। तो अनिवार्य बुराई है, अनिवार्य है, और ये बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि जल की हानि हो रही है। क्या हो रही है बेटा? जल की हानि हो रही है। ये कथन किसका था? किसका कथन था? फिर सुन लो, लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है। कर्टिस ने कहा वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई है। किसने कहा? स्टीवार्ड ने। किसने कहा? स्टीवार्ड ने। स्टीवार्ड ने ये कथन अपरिहार्य नहीं होना चाहिए फिर भी करवाना पड़ता है। ऐसी बुराई किसने कहा? स्टीवार्ड ने। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर, रंध्रों की नेचर इस बंदे ने देखी थी। अरे क्या चल पड़ा तुम। रंध्रों के बारे में सर्वाधिक विस्तारित मॉडल किसके आए थे? स्टीवार्ड के आए थे। इसने रंध्रों के हिसाब से कहा था। इसने ये परिकल्पना रंध्रों पर दी थी, स्टीवार्ड ने। लिख लेना भैया। अनिवार्य बुराई किसने कहा? अनिवार्य बुराई किसने कहा? कर्टिस ने। अपरिहार्य बुराई किसने कहा? स्टीवार्ड ने। दोनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग आएंगे, घूम मत जाना। वाष्पोत्सर्जन के टाइप, कितने प्रकार से हो सकता है वाष्पोत्सर्जन? 3 प्रकार होते हैं बेटा इसके। कितने टाइप हैं बेटा? 3 टाइप हैं बेटा इसके। 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 पे सुनो, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा कौन सा है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। हमने पढ़ा था ना, पत्तियों के ऊपर उपत्वचा भी होती है, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से वो क्या करती है? पानी की हानि वहां से होती है। और तीसरा कौन सा? वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पहले का प्रकार कौन सा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तुम्हारे पास में भी शीट है, उसको देख लो। नंबर 2 पे कौन सा है? उपत्वचा। उपत्वचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ ये कहां पाया जाता है? बताओ। चलो एक क्वेश्चन आ गया। उपत्वचा पाई जाती है। उपत्वचा के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है बेटा। उपत्वचा कहां पाई जाती है? ऑप्शन 1 आ गया अधिचरम, दूसरा आ गया एंडोडर्मिस, तीसरा आ गया परिरंभ, चौथा आ गया हाइपोडर्मिस, पांचवा आ गया सवनपूल, छठा आ गया पित्त। बताओ किसके ऊपर पाई जाती है? अब ये मत कह देना कि अधिचरम में पाई जाती है, अधिचरम के ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अगर मान लो इस ऑप्शन के अंदर मैं यहां पे ये लिख देता, मैं ये लिख देता एपिब्लेमा और एक अधिचरम है। अब किसके ऊपर पाई जाती है? बताओ मेरे को। एपिब्लेमा के ऊपर क्यों नहीं? शाबाश, यही पूछना था मैंने। एपिब्लेमा जड़ने के लिए, एपिब्लेमा शब्द जड़ का बाहरी स्तर है। जड़ों में कभी क्यूटिकल नहीं होती। क्यूटिकल हमेशा कहाँ मिलेगी? शुक्र है। इतना तो हुआ, भी पढ़ते तो हो। अब तुम पढ़ते हो या पढ़ते पढ़ जाते हो, ये मुझे मालूम नहीं अभी, है ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, अच्छे पकड़े।
रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा, इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। क्यों? ये पत्तियों की सतह पर होता है। अब पत्तियों की कौन सी सतह पर होता है? आप बोलोगे सर द्विबीजपत्री पादपों की निचली सतह पर और एक बीजपत्री पादपों की दोनों सतहों के द्वारा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर इसकी मात्रा पूछी गई है। एनसीईआरटी बोर्ड कहता है 97%। क्या कहता है? लिख लो एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का कथन है। एनसीईआरटी के मुताबिक 97%। और फंडामेंटल पढ़ते हो तो कितनी है बेटा? 80 से 90%। कंफर्म रहेगा? क्लियर हो गया? क्वेश्चन आता है पादपों में किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। दूसरा कौन सा बेटा? उपत्वचा। उपत्वचीय का, उपत्वचा को हिंदी में कहते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल का संश्लेषण किस प्रकार के वित्तीय पदार्थों से होता है? ऑप्शन बोलूं ऑप्शन? पदार्थ याद है? पहले ये बताओ। सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ये 4 भाई एक तरफ, क्यूटिन, सुबेरिन, क्यूटिन, सुबेरिन, ये 2 भाई एक तरफ। अब मुझे इन दोनों का नाम बताओ कि ये डिक्टियोसोम के द्वारा बनते हैं या स्फीरोसोम के द्वारा बनते हैं? किसके द्वारा बनते हैं? ऋतिक छोरियां दद्दा पटन लागी, पिछलो याद को नहीं। विक्रम मुंह ऊपर कर। कौन से पदार्थ के द्वारा? डिक्टियोसोम के द्वारा या स्फीरोसोम? कन्हैया, स्फीरोसोम। किसके द्वारा? स्फीरोसोम के द्वारा। तो डिक्टियोसोम क्या करता है? कार्तिक, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। कर दिया? क्लियर रहेंगे? याद ये? शाबाश। तो उपत्वचा या उपत्वचीय क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन अंग कौन करेगा? ऐसा कौन करेगा? बोलेंगे सर जब किसी पत्ते के ऊपर उपत्वचा पाई जाए तो उपत्वचा में कुछ स्थानों के ऊपर एपिडर्मिस, क्या ये? अब इसके ऊपर, अब ये है मोटी क्या? क्यूटिकल। मान लो यहां स्थान छोड़ दिया, ये फिर क्यूटिकल, मान लो फिर स्थान छोड़ दिया, फिर क्यूटिकल, फिर स्थान छोड़ दिया, फिर क्यूटिकल। अब क्या बोलेंगे? क्यूटिकल के द्वारा होने वाला जल का उत्सर्जन। तो क्यूटिकल की परत अधिचर्म के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर कभी कभी कुछ स्थानों पर एक समान नहीं होती, पतली होती है, तो वहां से जल की हानि हो जाती है। बात समझ में आ गई? वहां से जल की हानि हो जाती है, ऐसे बोलेंगे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन कहेंगे। कितनी मात्रा है? कितनी मात्रा है बेटा? यहाँ पे 3 से 10% तक में भी हो सकता है। वैसे इसको 3 से 7% कहा गया है। कितना कहा गया बेटा? 3 से 7 या 3 से 5% होता है। एनसीईआरटी का कथन है ये। फिर चलते हैं बेटा वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कौन से अंगों पे मिलेंगे? कौन से अंगों पे मिलेंगे? काष्ठीय स्तंभ के ऊपर मिलेंगे, तने के ऊपर मिलेंगे, और तने का भी कौन से भाग? जो शीर्ष विजोतकी भाग है, लचीले, फ्लेक्सिबल, नवनिर्मित भाग है, वहां मिलेंगे। हार्ड तने के ऊपर ये नहीं पाए जाते। मात्रा 0.1%, कुछ पुस्तकों में 0.3% भी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? क्लियर होगी बेटा बातें? तो ये है इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगले पेज के जाने से पहले अपने क्या पढ़ते हैं जरा? इनका क्रम आएगा, इनका पदानुक्रम आएगा। तो पदानुक्रम में क्या लिखोगे? सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कौन सा होता है? रंध्रीय। उससे कम कौन सा होता है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। इससे कम कौन सा? वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्रम याद रख लेना, ये इनका पदानुक्रम है। बढ़ते हुए क्रम में बताओ और घटते हुए क्रम में बताओ, वैसा समझ लेना बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आई चीजें पूरी? चलता हूं अगले पेज के ऊपर। हाँ जी, नंबर 1 पे कौन सा वाष्पोत्सर्जन है? सर्वाधिक है बेटा। ये क्या हो रहा है? ये सबसे ज्यादा होने वाला वाष्पोत्सर्जन का प्रकार है
इसके आधार पर, किसके आधार पर? रंध्र या वाष्पोत्सर्जन के आधार पर पत्तियों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं बेटा? पत्तियों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, उन प्रकारों के बारे में पढ़ना है। पहला क्या लिखा हुआ है? अधोरंध्री पर्ण। अधो मैंने नीचे, अधो मैंने ये सरफेस है, केवल यहां रंध्र पाए जाना, यहां अधोरंध्री पर्ण। अधोरंध्री पर्ण, हाइपोस्टोमेटल लीफ, हाइपोस्टोमेटल लीफ, अधोरंध्री पर्ण। इनका दूसरा नाम क्या है बेटा? कैसा नाम है बेटा? सेब प्रकार के। कैसा? सेब प्रकार के रंध्र का दूसरा नाम क्या है? अधोरंध्री रंध्र। अधोरंध्री रंध्र का दूसरा नाम क्या है? सेब प्रकार के रंध्र। इनको संतरा प्रकार का रंध्र भी कहा बोला गया। क्या बोला गया है? संतरे प्रकार का रंध्र भी बोला गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब अधोरंध्री पर्ण किन में पाई जाती है? एओ में पाई जाती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, ऐसे रंध्र किसमें पाए जाते हैं? एप्पल में या ऑरेंज में पाए जाते हैं, संतरा और सेब प्रकार का। ये इनके सामान्य नाम है, इनके ये इनके नाम है पत्तियों के हिसाब से। अधोरंध्री पर्ण, ऐसी पर्ण जिनकी निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों को क्या बोलेंगे? सेब प्रकार के रंध्र। इनका दूसरा नाम क्या है? संतरे प्रकार के रंध्र बोलेंगे। उदाहरण क्या मिलेंगे? सारे पादप कैसे मिलेंगे आपको? ये द्विबीजपत्री पादप है। कैसे पादप है बेटा? डाइकॉट प्लांट के अंदर मिलेंगे। द्विबीजपत्री पादपों की पर्ण पे मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या मिलेगा इसका? मोरस अल्बा। क्या बोलेंगे? मोरस अल्बा इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। कंफर्म है बेटा? आगे चलता है। रंध्र केवल पर्ण की निचली सतह पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? लोअर सरफेस के ऊपर। तो अपने बोल देंगे निचली सरफेस के ऊपर, निचली सतह के ऊपर पाए जाएंगे। ये इसका बेस्ट क्वेश्चन है, बस इतने ही आने इसके ऊपर, और कुछ किसी ने कुछ भी नहीं पूछना आपसे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अधोरंध्री पर्ण ऐसी पत्तियां जो द्विबीजपत्री पादपों का लक्षण है। इनकी केवल निचली सतह के ऊपर रंध्र मिलेंगे। इनके कॉमन नाम क्या हैं? सेब प्रकार के रंध्र या संतरे प्रकार के रंध्र। क्लियर हुआ? बस यही इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट कौन सा चलता है बेटा? उभयरंध्री पर्ण। उभयरंध्री पर्ण को समपृष्ठीय पर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जानते हैं इसको? समपृष्ठीय पर्ण बोलते हैं इसे। लिख लेना बेटा, इसको समपृष्ठीय पर्ण भी कहा जाता है। समपृष्ठीय पर्ण किसका अभिलाक्षणिक लक्षण है? एक बीजपत्री या मोनोकोट फैमिलीज का। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है? जई। जई, तो जई मोनोकोट एविनस टाइवा, जई प्रकार के रंध्र भी कहते हैं, और पत्ती की दोनों सतहों के ऊपर समान रूप से इनका वितरण होता है। क्लियर हुआ? इसे जई प्रकार का भी बोला गया है। क्वेश्चन आता है कि यहां जई की जगह पे गेहूं क्यों नहीं लिखा, मक्का क्यों नहीं लिखा, बाजरा गन्ना क्यों नहीं लिखा? बताओ एक्चुअली में क्या होता है। सबसे पहले जब कोई वैज्ञानिक किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, वो उसके अंदर दो आधार लेता है। पहला आधार क्या लेता है? उसका जीनोटाइप। क्या मतलब होता है जीनोटाइप का? किसी की आंतरिक जीनी संरचना कैसी है, आसान है, हार्ड है, ज़्यादा जीन है, कम जीन है। तो जीन स्थानांतरण किस में आसानी से हो सकता है? तो वो सबसे पहले किसके अंदर है बेटा? जई के अंदर। जब आप पादप वृद्धि हार्मोन पढ़ोगे, ऑक्सिन वॉक्सिन को पढ़ोगे, वो सारे जितने प्रयोग हुए थे वो कौन से पादप पे हुए थे? जई के पौधे पे हुए थे। कौन से पादप पे हुए थे? जई के पौधे हुए थे। ये पहला इसका कारण रहेगा। दूसरा कारण क्या रहता है बेटा? आसानी से मिल जाए, कम स्थान घेरे, एक्सपेरिमेंट लैब की आवश्यकता ही ना पड़े, लोकल स्तर के ऊपर, सामान्य स्तर के ऊपर आप अपने प्रयोग इसके ऊपर कर सकें। ये दो प्राथमिकताएं रहती हैं किसी भी पादप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कन्फर्म हुआ? कई बार हम देखते हैं कि मानव वाले जीन जितने भी हैं वो या चूहे पे किए गए या सुअर पे किए गए। चूहे पे क्यों किए गए? जो वैज्ञानिक आया उसने चूहा पकड़ लिया, तो चूहों का शोषण यहाँ पे सर्वाधिक हुआ है। चूहा जस्ट लाइक ए दलित। क्या है बेटा? चूहा जस्ट लाइक ए दलित, जिसको सबने दबाया है। तो बेटा वो चूहा जो है उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है बेटा, उन्होंने क्या किया बेटा? उसको सॉल्व किया। जेनेटिक स्ट्रक्चर इजी होती है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ सके। लेकिन चूहा सबसे कामयाब हुआ। जैसे दलित जो थे, जिनको पुराने समाज वालों ने प्रताड़ित किया था, आज वो सर्वाधिक कामयाब है। उनके कानून, उनका संविधान ऐसा बन गया जो हम सभी नॉर्मल लोगों को, जो उस पक्षपात के पक्ष में नहीं थे, वो सब इसके अंदर क्या आ रहे हैं? पिस रहे हैं।
तो उसी प्रकार तो ये जई है, जई इसके लिए क्या आएगी, उभयरंध्री रंध्र के लिए जई प्रकार का रंध्र बोला गया, पत्ती की दोनों सरफेस पे रंध्र मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मिलेगा मोनोकोट फैमिली, रंध्रों की संख्या हम पहले ही बता चुके हैं, जब समपृष्ठीय है तो ये समरंध्रीय रंध्र भी है। कैसे है बेटा, समरंध्रीय। हाँ जी, तीसरा प्रकार अधिरंध्र पर्ण, क्या बोलेंगे इसे, अधिरंध्र पर्ण। क्या मतलब है इसका अधिरंध्र पर्ण का? अधिरंध्र पर्ण, अधो मैंने नीचे, अधि मैंने ऊपर, ऐसे द्विबीजपत्री पादप जिनकी ऊपरी त्वचा के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ऊपरी त्वचा के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। अब एक बात बताओ, अधिरंध्र और अधोरंध्र, अधिरंध्री पर्ण, अधोरंध्री पर्ण, दोनों पर्णों में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा किसमें होता है, अधो में या अधि में? क्यों? सीधा कल लिखवाया था, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के डायरेक्ट संबंध में होता है। वो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ऊपरी सतह पे पड़ता है, ना कि निचली सतह पे पड़ता है। पेन मत घुमाओ, यू डिस्ट्रैक्ट मी, ठीक है। अधिरंध्री पर्ण, अधिरंध्री पर्ण ऊपरी अधिचरम के ऊपर रंध्र पाए जा रहे हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, कुमुदनी प्रकार के रंध्र। क्या बोलेंगे, कुमुदनी प्रकार के रंध्र। और कुमुदनी प्रकार के, कुमुदनी क्या है, कुमुदनी किसे कहते हैं, कौन सा, खालिस्तान लिली। अब बताओ, जलकुंभी, वाटर लिली, कुमुदनी प्रकार, ठीक है। जलकुंभी, वैज्ञानिक नाम आइकॉर्निया कैसिपिस, आइकॉर्निया कैसिपिस। तो अधिरंध्री पर्ण कुमुदनी प्रकार के पर्ण की ऊपरी सतह के ऊपर क्या मिलेंगे बेटा, आपको रंध्र मिलेंगे। इंपॉर्टेंट याद रखना। सेब और संतरे प्रकार का दूसरा नाम क्या होता है, जई प्रकार के, कुमुदनी प्रकार के, अधिरंध्री। कभी तेरी उंगली नीचे होती है, मुंह तेरा ऊपर होता है, तो बोला कर अधिरंध्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने बोला था सर ये पानी के अंदर होते हैं, जल के अंदर होते हैं, तो ये पड़ा हुआ जलोदविद पादपों की पत्तियों में कहां मिलेंगे। तो अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आया। जलोदविद पादपों में पाई जाने वाली पत्तियों में उपस्थित रंध्रों का प्रकार है अधिरंध्री रंध्र, कुमुदनी प्रकार की। ये तो पानी के अंदर है। अगर मैंने बोल दिया समोदविद पादपों के अंदर, समोदविद पादपों के अंदर पाए जाने वाले रंध्र कौन से बोलेंगे, समोदविद कार्य जो सामान्य पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, इनके अंदर रंध्र कैसे मिलेंगे। सर दो प्रकार के, कौन कौन से, अधोरंध्री रंध्र, उभयरंध्री रंध्र। कन्फर्म हुआ। अगर आ जाए मरुदविद पादपों के अंदर पाए जाने वाली पत्तियों में रंध्र कैसे होते हैं, धसे हुए। वो बोल रहा धसे हुए, कांटा तो बाद में बनता है, कांटा लगा फेम है। सुन की बात ध्यान से, कांटे बेटा बाद में बनते हैं, पहले जहां बनेंगे वो भी तो क्या होंगे, धसे हुए। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, एक बच्चे को मैंने इंग्लिश में लिख के दिया था कॉपी पे, धसे हुए रंध्रों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सनकन स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, सनकन स्टोमेटा। ये मैंने लिख के दिया था। तो ये हो गए बेटा यहां तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। अब इसके जलोदविद पादपों के लिए कभी ये भी नाम से क्वेश्चन आ जाएगा कि जलोदविद हाइड्रोफिटिक प्लांट के अंदर पाए जाने वाले रंध्र कैसे हैं, कुमुदनी प्रकार, और कैसे हैं, अधिरंध्री पर्ण, अधिरंध्री बोल देंगे। क्वेश्चन आता है एग्जांपल, वाटर लिली नाम आ गया, पलावी पादप नाम आ गए, कमल का नाम आ गया, ये सारे जितने भी प्लांट हैं। फिर इसके अलावा बेटा पोटेमोजिटोन आ गया। अब पोटेमोजिटोन के लिए यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रंध्र इसमें, तो आप क्या बोलोगे, एब्सेंट। क्या बोलोगे, एब्सेंट। क्यों, डूबा हुआ है, जल के अंदर डूबा हुआ है, लोड ही नहीं है इसे। तो ये जो ऊपर वाले पादप थे, ये पादप कैसे थे, ये जल निमग्न पादप थे या जल पर तैरने वाले पादप थे, ये जल पे तैरने वाले पादप थे। जो जल में डूबा होगा, नाम क्या दिया यहाँ पे, पोटेमोजिटोन, और लिख लो निम्फिया, और लिख लो सिंघाड़ा, और लिख लो ट्रापा, ठीक है, और लिख लो वुल्फिया। नहीं वुल्फिया नहीं आएगा, सॉरी, इसके अंदर पोटेमोजिटोन, निम्फिया आ गया बेटा, या ट्रापा बोल दो, सिंघाड़ा बोल दो, ठीक है। ये सारे जितने भी पादप है बेटा क्या मिलेंगे, पानी के अंदर जल निमग्न पादप मिलते हैं।
जबकि वैलिसिनेरिया पादप वगैरह जो होते हैं वो पादप कैसे होते हैं बेटा? जल पे तैरने वाले, जल की सतह के ऊपर तैरने वाले पादप मिलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलो। 3 प्रकार मोटे मोटे लेवल के ऊपर अपने हो चुके हैं। पहला प्रकार अधोरंध्री पर्ण सेब संतरे प्रकार कहा जाता है। उभयरंध्री प्रकार जई प्रकार कहा जाता है। समपृष्ठीय समरंध्रीय रंध्र होते हैं। तीसरा होता है अधिजल रंध्री, अधिपर्ण रंध्रीय पर्ण की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति मिलती है जलोदविद पादपों में। वो भी कौन से पादप? जो जल की सतह पर तैर रहे हैं, जो जल की सतह के अंदर डूबे हुए हैं, उनको रंध्रों की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। ये स्टोमेटा, बताओ कौन सी कोशिका का स्टोमेटा है ये मोनोकोट है या डाइकोट है? ये कैसा है? डाइकोट। क्यों बोला? कैसी शेप है इसकी? अरे कैसी है? किडनी शेप है इसकी, वृक्काकार है। क्लियर हुआ? 2 रंध्र पाए जा रहे हैं। खुला रंध्र है या बंद रंध्र है? अरे कौन सा है ये दोपहर में है या रात में है? अरे कब है ये? कब है ये दोपहर में है। सनलाइट की उपस्थिति की वजह से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र ओपन है। रात्रि में कैसा हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारी इसके अंदर धारणाएं आएंगी, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। इनको बोलेंगे सहायक कोशिकाएं। इन दोनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इनको आप गार्ड सेल या रक्षक सेल के नाम से भी जान सकते हो। क्या बोलोगे? गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं कह दो, गार्ड सेल कह दो, रक्षक कोशिकाएं कह दो। इन्हीं की आकृति कैसी होती है? किडनी शेप या वृक्काकार होती है। यदि इनकी आकृति डंबलाकार या डुगडुगी हो तो कौन सी फैमिली हो जाएगी? तो बोलेंगे ये मोनोकोट पादप के अंदर चले जाएंगे। कौन से पादप चले जाएंगे बेटा? एक बीजपत्री पादपों के अंदर एग्जाम्पल माना जाएगा। चलूं आगे, चलूं आगे, सुनिए बात ध्यान से। रंध्र की परिकल्पनाएं। कब खुला, कब बंद हुआ, खुला तो क्यों खुला, बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, कुमुदनी, कचनार, कदम्ब, बालम खीरा, इनमें परागण कब होता है? कब होता है? रात में होता है। ठीक है। तो इन पादपों के अंदर रंध्र कब ओपन होंगे? ये भी रात्रि में हो सकते हैं। अगर रात्रि में होंगे तो सिंपल सी बात है कि ऐसे पादप जिनके पत्तियों के ऊपर पाए जाने वाले रंध्र दिन में बंद, रात्रि में ओपन रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपने? कि रंध्र जो हैं वो कैसे पाए जा रहे हैं? रात्रि में खुलने वाले। स्कोटो एक्टिव कह सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं बेटा? स्कोटो एक्टिव कह सकते हो। आगे इस शब्द से क्वेश्चन आएगा, वैसा बता दूंगा आपको मैं। रंध्रीय परिकल्पनाएं हैं। रंध्रों के ऊपर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दी थी परिकल्पनाएं, उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली परिकल्पना कौन सी है बेटा? मंड शर्करा। मंड मैंने क्या होता है? स्टार्च। मतलब आगे तीर का निशान किसका है बेटा? शर्करा का। स्टार्च का परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है बेटा? स्टार्च किस में बदल रही है? स्टार्च किस में बदल रही है? स्टार्च क्या है? शर्करा क्या है? निम्न में से दोनों संरचनाएं हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, क्या चीज है ये? तो मरो, बोलो ना, बोलो। शर्करा क्या है? ये मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड है, गोंगो। और ये मंड क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है। क्या है ये? पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड किस में टूट रहा है? सर डाइसैकेराइड में। बात समझ में आ गई? पॉलीसैकेराइड टूट रहा है। स्टार्च टूटकर किसका निर्माण कर रहा है बेटा? शर्करा का निर्माण कर रहा है। तो इसको, ये परिकल्पना जो है, इसको बोलेंगे मंड शर्करा परिकल्पना, स्टार्च शुगर परिकल्पना, एस परिकल्पना, एस सुकेर परिकल्पना। याद रहेगा भाई? याद रहेगा? ये परिकल्पना जो है, इसमें होता क्या है? इसमें स्टार्च का रूपांतरण शर्करा में हो जाता है। किसका रूपांतरण हो जाता है बेटा? स्टार्च का रूपांतरण शर्करा में हो जाता है। स्टार्च का रूपांतरण शर्करा में कब होगा? जब सूरज चमकेगा। और शर्करा का रूपांतरण स्टार्च में कब होगा? जब चंदा मामा चमकेगा। ठीक है भाई? सूरज चमका तो स्टार्च शर्करा में बदली,
सूरज भागा चंदा आया तो शर्करा जो है वो स्टार्च में बदल गई। कहानी याद हो गई। सूर्य के आने पर क्या होता है, सूरज में आने पर क्या होता है। सोच लो तुम्हारे में स्टार्च किस में बदल रही है, रात्रि में तुम्हारे में क्या होगा, शर्करा का स्टार्च में। ये कंडीशन प्लांट्स के लिए है, आपके लिए तो मैंने इसको कॉमन याद करने के लिए तरीका बताया। सिंपल तरीका, कोई है होता कुछ नहीं लिखना, सीधा याद रखो। स्टार्च शर्करा में परिवर्तित होती है, रात्रि में घटना घटित, सॉरी दोपहर में घटना घटित हो रही है। सॉरी याद तो है तुम्हें। शर्करा किसमें बदल रही है, स्टार्च में चेंज हो रही है। कब हो रही है बेटा, रात्रि में बदल रही है। कन्फर्म हो गई ये। अब देखो इसका प्रतिपादन किसने किया, जेडी सायरे ने। जेडी क्या कहा, स्टार्च शर्करा में बदलती है कब, और शर्करा स्टार्च में बदलती है कब, रात में। जेडी सायरे और लॉयड। जेडी सायरे ने ऊंची ऊंची आवाज में कहा, लॉयड भाषा में बोला, लाउड होकर बोला भी भाई, सूरज निकला स्टार्च शर्करा, चंदा निकला शर्करा स्टार्च। ठीक है। जेडी सायरे और लॉयड। जेट में ये प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट में आ चुका है, जेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी देखो, ये तो थी जिसने नहीं पढ़ना, जिसने लाइन ही एक याद करनी है, सोच के है लाइनें 2 ही पढ़नी है, सूरज और चंद्रमा। जिसने कुछ ज्यादा पढ़ना है वो थोड़ा नीचे विस्तार पूर्वक देखो कि दोपहर में घटना कैसे घटी, रात में घटना कैसे घटी। सुनो, दिन के उजाले में क्या होता है, सूरज देवता खूब चमक रहे हैं, रक्षक कोशिकाएं, दूसरा नाम द्विबीजपत्री पादपों में आकृति, एक बीजपत्री में आकृति डुगडुगी डंबल। रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाओं में क्या होगा, CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, pH क्या हो जाएगी इसकी, pH बढ़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा, pH बढ़ती है तो कौन सा माध्यम आता है, pH घटती है तो कौन सा माध्यम आता है। अब pH बढ़ रही है, क्वेश्चन आया रक्षक कोशिकाओं में pH का बढ़ना, रक्षक कोशिकाओं में pH बढ़ने पर CO2 पर क्या प्रभाव पड़ता है। CO2 कम होने पर कोशिकाओं में प्रवृत्ति कैसे हो जाती है, क्षारीय है, pH बढ़ गई है। जैसे pH बढ़ेगी, स्टार्च किस में टूटना प्रारंभ करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जैसे ही बदला, द्वार कोशिकाओं के अंदर डीपीडी की मात्रा क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। डीपीडी का मतलब बढ़ना, सहायक कोशिकाओं से पानी कहां पे आ गया, रंध्र कोशिकाओं में आ गया, द्वार कोशिकाओं में आ गया, द्वार कोशिकाएं फूल गई, रंध्र ओपन हो गया। क्लियर हुआ। अब रिपीट करें रिपीट। रात्रि में रक्षक कोशिकाओं में, बड़ी सियाणी है तो मैं क्या बोल रहा हूं, रात्रि में रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, कोशिकाओं की अम्लता आ जाएगी। ऐसे मत बोलना अम्लता घट गई, अरे घटने पर ही अम्ल होता है, ठीक है। को pH की मात्रा कम हो जाएगी, कम होते ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च में बदल जाएगा। रंध्र यहाँ पे कोशिकाओं में डीपीडी की मात्रा कम हो जाएगी, रंध्रों की द्वार कोशिकाओं का जल सहायक कोशिकाओं में इंटर कर जाएगा, रंध्र क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे इंदिरा गांधी हाथ जोड़ती है। ठीक है भाई, समझ आ गया कहानी। ये है फंडा। ये फंडा किसको समझाया है, इसको समझाया कि दोपहर में क्या हुआ, रात में क्या हुआ। क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर। स्टार्च परिकल्पना, स्टार्च शर्करा परिकल्पना अथवा जेडी सायरे अथवा लॉयड की परिकल्पना के दौरान रंध्र कोशिकाओं में दोपहर के समय रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा जब कम हो जाती है,
द्वार कोशिकाओं की पीएच बढ़ जाती है, क्षारीय हो जाती है। ऐसी कंडीशन में स्टार्च जो होता है कहाँ पाया जा रहा है? द्वार कोशिकाओं के अंदर। स्टार्च ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण करता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण करने पर द्वार कोशिकाओं के अंदर डीपीडी की मात्रा क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। सहायक कोशिकाओं से पानी कहाँ एंटर कर जाता है? रक्षक कोशिकाओं में कर जाता है। रक्षक रंध्र को खुल जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अब ये बात सिंपल सी ये आ रही है, घबराने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कथन सिर्फ इतना है, क्या कथन है कि देखो डे में, दिन के अंदर क्या हो रहा है, जो रक्षक कोशिकाएं हैं, सुनो भाई ध्यान से, रक्षक कोशिकाएं किसकी हैं बेटा? रंध्र की। इसमें क्या घटित हुआ? CO2 की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। और माध्यम pH क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ेगा मतलब बोलेंगे क्षारीय pH हो गई। इतना हो गया काम। इतना होने के बाद में रक्षक कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जा रहा है बेटा? हमारे पास में स्टार्च किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगा। बदल गया बेटा, ये कन्फर्म हो गया। ऐसा होते ही क्या हो जाएगा बेटा? जो रक्षक कोशिकाएं थी इनके अंदर डीपीडी का मान जो होता है, मान क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रंध्र ओपन हो जाएगी। एक मिनट, एक सेकेंड, मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूं। ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको वॉश कर रहा हूं। सिंपल सोबर है, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। देखो ध्यान से, डे के अंदर है, अंदर में है। डे में यदि CO2 की मात्रा क्या हो जाए? कम, तो इसका जो pH होती है वो pH क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाएगी। pH बढ़ेगी। अब क्या होगा? ये जो रंध्र कोशिकाएं हैं इनमें क्या पाया जा रहा है बेटा? इनके अंदर स्टार्च पाया जा रहा है। ये किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाएगा। बदलते ही सहायक कोशिकाएं का पानी इसके अंदर आएगा। आ गया बेटा? ये लो, ये इसके अंदर पानी यहाँ ट्रांसफर कर गया ट्रांसफर करते ही इसकी डीपीडी का मान क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे बढ़ेगा रंध्र ओपन हो जाएगी। ठीक है, कन्फर्म आ गया बेटा? क्लियर हुई बात? समझ आई? ये चीज होती है जेडी सायरे और लॉयड की परिकल्पना में। स्टार्च से शर्करा बनती है दोपहर में, शर्करा से स्टार्च बनती है रात्रि में। ठीक है, जब शर्करा का निर्माण होगा, स्टार्च से शर्करा का निर्माण होगा, तो दो परिस्थितियां आएंगी। CO2 की मात्रा कम होगी और माध्यम pH बढ़ जाएगी, बस। और रात्रि में उल्टा, CO2 मात्रा बढ़ जाएगी, माध्यम की pH क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डीपीडी जो होंगे वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बस इतना ही क्रम, और इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसमें वो नहीं है। ठीक है बेटा, ये दोपहर का सिस्टम है, इसके अंदर हो रहा है। अगली परिकल्पना किसकी आती है? बताओ, ये अनिवार्य बुराई कहा या अपरिहार्य बुराई कहा? क्या कहा था इसने? इसने कहा था वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई है। क्या कहता है ये कहता है ग्लूकोज 1 फास्फेट। ग्लूकोज 1 फास्फेट पे किसने छोड़ा था? जेडी सायरे ने छोड़ा था। जेडी सायरे इतना ही बड़ा था कि स्टार्च से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है। इस भाई साहब ने कहां से पकड़ा है इसको? ग्लूकोज 1 फास्फेट से। ये कहता है ग्लूकोज 1 फास्फेट। अच्छा, क्वेश्चन आया, ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाने के लिए द्वार कोशिकाओं के अंदर कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए? आप बोलोगे CO2 कम होनी चाहिए, pH अधिक होनी चाहिए, यानी कि क्षारीय होनी चाहिए, pH क्षारीय होनी चाहिए। ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ओके,
ग्लूकोज 1 फास्फेट किसका निर्माण कर रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। किसका कर रहा है बेटा? ग्लूकोज 6 फास्फेट से किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। सिंपल शर्करा बन रही है आपके सामने, सरल शर्करा बन चुकी है। ये परिकल्पना किसने बताई है? स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड की परिकल्पना किसके लिए है? रंध्रों के लिए है, रंध्रों के लिए है। अपरिहार्य बुराई कहा है। ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण ग्लूकोज 6 फास्फेट में होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। सरल शर्करा का निर्माण हो गया है। किसने बताया है? स्टीवार्ड ने। किसने बताया है? अगला कौन सा आता है बेटा? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सर्वमान्य सिद्धांत है बेटा। ये कौन सा है बेटा? सर्वमान्य। सबसे ज्यादा इसी को माना गया। ये इसका एक सर्वमान्य सिद्धांत है। किसने दिया था ये? लेविट ने। किसने दिया था बेटा? ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत लेविट ने दिया था। वाष्पोत्सर्जन का एकमात्र टॉपिक है, 10 बार पेपर में आप देख सकते हो इसको, 14-15 के बाद में अब तक लेके 10 बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। लगभग एक नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन इसके पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन क्या आएगा कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? क्या बोलोगे? पोटेशियम थ्योरी, पोटेशियम आयन थ्योरी, पोटेशियम आयन पंप थ्योरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, आयन स्थानांतरण सिद्धांत है ये। पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत किसने दिया? ये लेविट ने। क्या कहा इसने कहा स्टोमेटा के खुलने पर, स्टोमेटा के खुलने पर डीपीडी का मान क्या होता है? स्टोमेटा कब ओपन होंगे? जब डीपीडी का मान अधिक होगा। स्टोमेटा कब बंद होंगे? जब डीपीडी का मान कम होगा। मैं डीपीडी पूछ रहा हूं, CO2 नहीं पूछ रहा, पीएच नहीं पूछ रहा मैं। ठीक है, स्टोमेटा के खुलने व बंद होने के लिए कौन सा आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पोटेशियम आयन। याद कर लेना भाई, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा आयन की सक्रिय भूमिका रहती है? पोटेशियम आयन की भूमिका रहती है। इसको पोटेशियम मैलेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पोटेशियम मैलेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। पोटेशियम मैलेट सिद्धांत कहा जाता है बेटा। तो इसके खोजकर्ता कौन है? लेविट। कौन है इसके खोजकर्ता? लेविट। अंतिम लाइन बेस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, भूल मत जाना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। अब सुनो, पोटेशियम मैलेट थ्योरी इंपॉर्टेंट कैसे है? मान लो ये रंध्र है, रंध्र ओपन है। ठीक है बेटा, रंध्र ओपन पाए जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है? पोटेशियम का अंदर आना और मैलेट का बाहर जाना, मैलेट का बाहर निकल जाना। अगर जब मैलेट अंदर आएगा तो पोटेशियम बाहर चला जाएगा। आयन स्थानांतरण क्वेश्चन आएगा। लेविट के सिद्धांत में कौन से 2 आयन, पानी पी गया, कौन से 2 आयन क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं। बात समझ में आई? पोटेशियम मैलेट थ्योरी के नाम से। और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, बाकी सब पढ़ाया हुआ है। आज तक जितना आता है इसी के ऊपर आ रहा है मैटर। कोई इंटरनल क्वेश्चन का भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगी? नंबर 1 पे आता है बाह्य कारक, एक्सटर्नल कारक। नंबर 2 पे क्या होता है? इंटरनल कारक। किसके? किसके? अरे पत्ती पर, पर्ण पर, लीफ के ऊपर। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया लीफ में हो रही है। अरे रंध्रीय सर्वाधिक पत्तियों में हो रही है। तो रंध्रीय के लिए पत्ती के अंदर हमें कुछ कारक चाहिए। बाह्यतम कारक अपना क्या प्रभाव डालेंगे, आंतरिक कारक अपना क्या प्रभाव डालेंगे। बाह्य कारकों में सबसे पहले क्या आती है? पर्ण की संरचना। देखा जाता है कि पत्ती छोटी है या बड़ी है। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब क्या होता है? मरूदबिद पादप। क्या होता है बेटा? मरूदबिद पादप। लिख लो, मरूदबिद पादप, जीरोफिटिक प्लांट। मरूदबिद पादपों के अंदर रंध्र कैसे पाए जाते हैं? धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं बेटा, पहला काम। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वैसे ही कम होगी ही नहीं, बहुत कम होगी इसके अंदर। फिर चलता है नंबर 2 पे, दूसरा एग्जांपल, मूल प्रो का रेशियो।
ये देखा जाता है कि पादप की जड़ें ज़्यादा गहराई तक गई हुई हैं या पादप के वायवीय भाग ज़्यादा बड़े हैं। बात समझ में आई? कभी कभार क्या होता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं यदि धरातल से वो 10 फुट के दिखाई दे रहे हैं तो उसकी जड़ें नीचे कितनी गहराई में गई हुई हैं, ये डिपेंड करता है। जड़ और प्रो का अनुपात, जड़ें ज़्यादा हैं, प्रो कम है, प्रो ज़्यादा है, जड़ कम है, ये अनुपात जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को पूर्णतः प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जड़ों के द्वारा जल जो अवशोषण होगा वही तो बाहर निकलेगा। आज समझ में आई? इसलिए कहा जाता है जो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है उनकी जड़ें अत्यधिक गहराई तक जाती हैं, उनकी जल को अवशोषण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कन्फर्म हुआ ना? तो ये मूल प्रो का रेशो देखा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पर्ण का विन्यास, पत्ती का विन्यास कैसा है? विन्यास का मतलब एक शिरीय विन्यास है, जालिकावत शिरा विन्यास है, समानांतर शिरा विन्यास है, समपृष्ठीय पर्ण है, पृष्ठाधार पर्ण है, किस प्रकार की पर्ण है, इन चीजों को देखा जाता है। तो ये हो गए बेटा इसके आउटर कैरेक्टर, बार बार वाले कैरेक्टर। ठीक है, आंतरिक कारकों की बात करें, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? प्रकाश। जब भी क्वेश्चन आए कि वाष्पोत्सर्जन को प्रकाश कैसे प्रभावित करता है, आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा प्रभाव, ज्यादा प्रकाश आया पत्तियां बढ़ गई, कम प्रकाश आया तो भी उसका लॉस, क्योंकि उसका जीव द्रव्य जो होता है वो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट पर चला जाएगा। और यदि सामान्य ताप पड़ रहा है तो पत्तियों के द्वारा सभी जो प्रक्रियाएं होंगी वो सुचारू रूप से होंगी। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट ना करना, इनडायरेक्ट तरीके से किसी ना किसी प्रकार से पादप की लीफ के अंदर इंटरनल होने वाली जो संरचनाएं हैं उनको बाधित कर देना। जैसे अत्यधिक बारिश हो जाना, बारिश हो जाने के बाद में हवा का रुक जाना, तीव्र प्रकाश का न होना, पादपों के नीचे सड़न की स्थिति पैदा हो जाना, तो वो भी तो क्या करेंगी? गैसीय विनिमय को रोक देंगी। रोकने से पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या हो जाएगी? कंप्लीटली बाधित हो जाएगी। नेक्स्ट, वायु। वायु के लिए क्या लिखोगे? वायु समानुपाती वाष्पोत्सर्जन की दर। वायु जितनी चलेगी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया उतनी बराबर रहती है, समान रहती है, समानुपाती है। तापमान, टेम्परेचर समानुपाती वाष्पोत्सर्जन, सिर्फ सामान्य कमरे के ताप पर बोला गया है, ये सामान्य तापमान पर बोला गया है। 60 डिग्री का टेम्परेचर हो, वाष्पोत्सर्जन छोड़ कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी बोलूंगा मैं 100 डिग्री तक तापमान बढ़ा दिया तो वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाएगा, नहीं होता ऐसा। ये जो मानक लिखे हुए हैं एनसीईआरटी ने, ये 37 डिग्री तापमान के ऊपर रखे हुए हैं। ये नॉर्मल, जितना आपकी चमड़ी झेल सकती है उसको प्लांट झेल सकता है। ठीक है, ताप भी जरूरी है। ज्यादा ठंडे मौसमों के अंदर कभी भी हमारी वर्तमान की फसलें नहीं होती। नरमे के लिए तेज गर्म लू का चलना अनिवार्य होता है। लू नहीं चलेगी, नरमा परिपक्व नहीं होगा। ये नॉर्मल ही है। तो आपने क्या बोलना है? नॉर्मल सामान्य तापमान के ऊपर वाष्पोत्सर्जन बेस्ट होगा। और मृदा जल, ये तो पता ही है, मूल दाब के द्वारा जल नहीं मिलेगा तो वाष्पोत्सर्जन की स्थिति प्रकट होगी ही नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके लिए, जिस ये क्वेश्चन बेस्ड है। वो तो था एनसीईआरटी बेस्ड जो तुम्हारी किताबों में लिखा होता है। ये वो बेस हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसमें देखें, नंबर 1 पे कौन सा हार्मोन दिया हुआ भाई? क्या पूरा नाम है? क्या बोलते हैं इसे? इसे पादप का तनाव हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। पादप को अति तनाव परिस्थितियों में, पादप को झेलने की, वायुमंडल को झेलने की, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने के लायक बनाता है ये हार्मोन। किसको? पादप को। तो पादपों का एबीए और हमारा एड्रेनालिन, क्या बोलेंगे? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, वो हमारे अंदर भी हार्मोन क्या काम करते हैं? फियर, फाइट, फाइट, फ्लाइट। सुनेंगी बात? अगर मैं तुम्हें बोल दूं ये 5 फुट की दीवार है, इसको फांद के दिखाओ, कभी नहीं भागोगे। तुम्हारे पीछे मैं पिटबुल लगा दूं, तुम 15 फुट की दीवार कूद जाओगे, 15 फुट की। क्यों? वो जोश कहां से आया तुम्हारे अंदर? वो तुम्हारी एड्रेनालिन ग्लैंड ने तुम्हें दिया है। तो वो उसको क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में झेलने के लिए ताकतवर बनाता है। ये पादपों को ताकतवर बनाता है। बात समझ में आई? पादपों के अंदर स्ट्रेस को झेलेगा ये हार्मोन।
हार्मोन रंध्रों को बंद करने में ये सहायक होता है। किसके लिए? ताकि पानी की मात्रा इसमें बची रहे, ये 4 दिन और जीवित रह जाए। अगली बात, प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ। किसके? जो वाष्पोत्सर्जन को डिले करते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं, इन्हें प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ कहा जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल पम्मा, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या बोलोगे? फिनाइल, ऋतिक ध्यान कहाँ है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट पहला। नंबर 2 एस्प्रिन। क्या बोला? एस्प्रिन। नंबर 3 पे CO2, या मोम लगा दो या वैसलीन का प्रयोग करो, वैक्स का प्रयोग करो। पत्तियों पे एक प्रयोग आया करता था पहले, वांट हाफ मोल का प्रयोग। इसका आगे आएगा, ये प्रकाश संश्लेषण के शुरुआती में पढ़ोगे। वांट हाफ का आधी पत्ती प्रयोग, या पढ़ोगे 4 पत्ती प्रयोग। एक डंडा यहां, एक डंडा यहां, बीच में एक धागा बांध लो, एक पत्ती बांध लो जिसकी दोनों सतह पे रंध्र हैं, एक पत्ती बांध लो जिसकी एक सतह पे रंध्र है, दूसरी पत्ती बांध लो इसके ऊपर कुछ लगाना नहीं, तीसरी पत्ती बांध लो इसके ऊपर क्या करोगे? दोनों तरफ आप वैसलीन लगा दो। सबसे पहले कौन सी पत्ती मुरझाएगी? जिस पे दोनों सतह पे रंध्र हैं, वो मुरझाएगी। शब्द समझो, जिस पे वैसलीन लगाई है वो जल्दी नहीं मुरझाएगी। कारण पत्ती के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का जारी रहना। पहला PMA निम्न में से प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ हैं। PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, सेकंड एस्प्रिन, थर्ड CO2, चौथा मोम, और 5वें के बारे में क्या बोलोगे? एब्सिसिक एसिड। क्या बोलोगे? एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा क्या बोल दोगे? सिलिकॉन ऑयल। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल दोगे? फ्लोरीन, या बोलोगे CO2। ये क्या है? प्राकृतिक प्रतिवाष्पोत्सर्जक हैं। क्या चीज है बेटा? ये प्राकृतिक प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ हैं। वाष्पोत्सर्जन का महत्व में क्या लिखोगे? नंबर 1 पे क्या लिखोगे? सबसे पहले टेम्परेचर नियमन। किसी भी प्लांट के नीचे जाने पर या पादपों की छाया में जाने पर हमें ठंडकता, चिलनेस महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। उसका कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन का होना। वो पादप वाष्पोत्सर्जन कर रहा है। दूसरा, खनिज लवणों का जल अवशोषण में सहायक। खनिज लवण जो होते हैं वो लगातार, अगर पत्ती ऊपर से पानी बाहर निकालेगी नहीं, जड़ें खींचेंगी नहीं, जड़ें मूल दाव लगाएंगी नहीं, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं। पत्तियों, पादपों की जड़ों के द्वारा मूल रोमों की सहायता से जल अवशोषण हुआ, पादप के तने में आया, वहां से रसारोहण हुआ, रसारोहण के द्वारा पत्तियों में गया, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन हुआ, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकाल दिया, वापस कहाँ आ गया? वायुमंडल में। ये सर्कल प्रॉपर चलता रहता है। रसारोहण में ये आ गया ना टॉपिक दूसरा। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, रसारोहण नहीं होगा, रसारोहण नहीं होगा, मूल दाब नहीं होगा, मूल दाब नहीं होगा, रसारोहण नहीं होगा, रसारोहण नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, बिंदु स्त्रावण नहीं होगा, रसा स्त्रावण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये फैक्ट आपस में मिलते जुलते। और लास्ट में क्या है? अतिरिक्त जल के निकास में ज़्यादा पानी प्लांट ने अगर ग्रहण कर लिया है तो वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वाटर लॉस कर सकता है, और पादप जो होता है उसकी एज भी रहती है, पादप में जल्दी जीर्णता नहीं आती। टाइम क्या हुआ अभी? बिंदु स्त्रावण पॉइंट करवाएंगे आपको कल। ठीक है, गटेशन पॉइंट कहते हैं इसे। और कल का जो हमारा जो पेपर है संडे का, सुने एक मिनट ध्यान से, संडे के एग्जाम के अंदर प्लांट अनाटमी, प्लांट और मॉर्फोलॉजी सिर्फ एक यूनिट आएगी, पीछे वाली यूनिट मैं नहीं ले रहा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको ठीक समझ में आया होगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।